स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS में, जिसमें आज हम रिवर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज जो खबर आई है वो है 80 रिवर टर्न्स इनटू नाला। 80 रिवर है जो वो नाले में तब्दील होती जा रही है। और 80 रिवर से तो आप सब वाकिफ़ हैं। 80 रिवर को आपने मूवी में भी देखा, एक मूवी आई थी मोहल्ला 80 करके। और उसके अलावा एक काशीनाथ सिंह की नॉवल भी है। जल्दी से बता दीजिए उस नॉवल का नाम क्या है, जो कि काशीनाथ सिंह ने 80 रिवर के ऊपर या 80 घाट के ऊपर लिखी है। चलिए, तो खबर क्या है, 80 रिवर टर्न्स इनटू नाला। तो ये तो एक आपको वैसे भी पता है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो पोल्यूशन का शिकार होती जा रही हैं। और धीमे धीमे नदियां हैं जो छोटी नदियां, वो ख़त्म सी होती जा रही हैं। ठीक है, तो क्या है उनकी प्रॉब्लम्स, उससे क्या क्या हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम UPSC और UPPSC से लिंक करते हैं चीज़ों को, और देखते हैं कि इस छोटी सी खबर से किस किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या है जो हमें इस खबर की वजह से कवर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए खबर क्या है देखते हैं। तो खबर ये है कि बनारस है जो वो तो आपका उठता जा रहा है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके अलावा G20 की जो मीटिंग है अगले होने वाली, वो भी यहाँ पर प्लान की गई है। तो जैसे कि बनारस इतना ज़्यादा ऊंचाइयां छू रहा है और वहाँ पर 80 रिवर है जो 80 रिवर है वो एक तरह से नाले में बदलती जा रही है ना। तो ये है बेसिकली हमारी खबर। ठीक है, तो यूपी की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें डेनमार्क ने कमिट किया 1000 करोड़ रुपए कि हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को साफ करेंगे। ये बात सबको पता है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के लिए उत्तर प्रदेश का डेनमार्क के साथ जो है वो समझौता हुआ, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए की बात हुई है। ठीक है, अब लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितना समय लगेगा और कितना पैसा लगेगा 80 रिवर के लिए। ये पैसा जो है ये 80 रिवर तक कब पहुंचेगा, है ना, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। और छोटी नदियाँ, 80 ऐसी छोटी नदियाँ धीमे धीमे नाले में तब्दील होती जा रही हैं। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये रिवर है ना। ये आपको कहीं से रिवर लग रही है? ये देखिए, कचरा देखिए इसमें, है ना। इधर दूसरी फोटो में देख पा रहे होंगे आप, ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारी आज की खबर, तो जिसकी वजह से आप ये ज़रूरी हो जाता है कि रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हमें जाननी होंगी। ठीक है, देखते हैं। तो 80 रिवर की अगर हम हिस्ट्री पर जाएं और उसका जो माइथोलॉजिकल मीट है उस पर अगर हम लिंक करें, तो देखिए, द रिवर 80 इज अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो एक फैक्ट आप ये याद रखिए कि गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है और अभी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज, 80 घाट वॉज रेफर्ड इन मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में, कूर्म पुराण में और पद्म पुराण में। ठीक है, इनमें है जो 80 का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपकी जो गॉडेस दुर्गा हैं, दुर्गा जी ने जब शुंभ निशुंभ को मारा था तो अपनी तलवार जहां फेंकी थी वो 80 घाट ही था। ठीक है, तो ये भी उसके लिए भी फेमस जाना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पद्म पुराण है जो, उसमें लिखा है जो वरुण है और जो 80, वरुण एक नदी है जो कि बनारस के नॉर्दर्न साइड में है। ठीक है, तो वरुण और 80 आर द 2 होली रिवर्स एंड बिटवीन देम इज अ होली लैंड एंड देयर इज नो अदर प्लेस मोर एक्सीलेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो 80 और वरुण के बीच में आपका ये जो बनारस बसा हुआ है ये अपने आप में एक होली लैंड की तरह है। ठीक, इसके अलावा 80 रिवर है जो वो मीट करती है गंगा को, कहाँ पर? 80 घाट में। ठीक है, और इसी के लिए कहा जाता है कि वेयर फेमस इंडियन पोइट सेंट तुलसीदास हैड रिटन द मच सेलिब्रेटेड रामचरितमानस। अब लोड मत ले लेना कि रामचरितमानस तो चित्रकूट में लिखी गई थी, ऐसा क्यों लिखा है। मतलब मैं आपका जो ध्यान है वो उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि 80 घाट की या 80 रिवर की जो इंपॉर्टेंस है वो किन किन जगहों से लिंक की जाती है। इवन रामचरितमानस के लिए भी ये कहा जाता है कि ये वहां पर तुलसीदास ने इसको लिखा है ना। अब वो कौन सा दोहा चौपाई है, वो चित्रकूट के धाम में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन गिर से और तिलक करें रघुवीर, आई थिंक ऐसा ही कुछ है ना। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो ये भले ही वहाँ चित्रकूट के लिए फेमस है, लेकिन 80 घाट का भी जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास ने लिखी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इसका लिंकेज पाया जाता है। ठीक है,
तो आप देख पा रहे होंगे कि अस्सी घाट, अस्सी जैसी जो इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है उसका क्या हाल हो रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई ब्लेम किस पर करें, अस्सी के जो पोल्यूशन है उसका ब्लेम हम किसको दें। तो देखिए ब्लेम जो है वो आप एनक्रोचमेंट इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, तो रिवर कैचमेंट एरिया अगर किसी ने बोला तो कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि वो एरिया जहां से नदी का पानी बह रहा होता है, ठीक है, और फिर वो किसी स्ट्रीम में रिवर में मिल जाता है। ठीक है, तो वो पूरा एरिया है जो उसको क्या है कि कवर कर लिया गया है। ठीक है, हाँ, तो अब सवाल उठता है कि किसको ब्लेम किया जाए इसके अस्सी रिवर के पॉल्यूशन के लिए। तो देखिए जो एनक्रोचमेंट है कैचमेंट एरिया का है, जो वो एनक्रोचमेंट हो गया है, एक तो ये प्रॉब्लम है। तो कैचमेंट एरिया जब कोई बोलता है, कैचमेंट एरिया का मतलब हुआ कि नदी का वो हिस्सा जिससे पानी का बहाव हो रहा है, पूरा वो एरिया है ना, और फिर वो क्या है पानी स्ट्रीम्स बन के किसी में मिल जाता है। तो वो पूरा जो एरिया जहां से वो नदी का बहती है पूरा, ठीक है, उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, तो उस पर एनक्रोचमेंट हो गया है, वहां पर जो है लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके अलावा जो पॉल्यूशन है इस नदी का इज मोर ड्यू टू द सीवेज रादर देन द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। देखो जो इसको जो दोष दिया जा रहा है कि ये जो नाला बन गई है, इस पे इंडस्ट्री का उतना बड़ा हाथ नहीं है। जनरली जो पॉल्यूशन होता है उसमें इंडस्ट्री का बड़ा हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री का बड़ा हाथ नहीं है। यहाँ पर बड़ा हाथ किसका, हाउस होल्ड कचरे का है। ठीक है, जो कि आपके घरों से निकल के जाता है, वो कचरा ज़्यादा है जो कि 80 रिवर को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो, और ये आपके जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये देखिए द केस ऑल्सो वेंट टू द एनजीटी। ये जो केस है कि भाई इतना पैसा भी लग चुका है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो कि आपकी माइथोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो एनजीटी ने भी उस पर अपना संज्ञान लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कारण है कि रिवर पोल्यूशन के कारण क्या। अब क्या हम एक जनरल हो रहे हैं, देखिए ये तो खबर हो गई, खबर के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है रिवर की वो भी आपको पता चल गई। अब जो सवाल उठता है वो है सभी नदियों के लिए। ठीक है, तो सभी नदियों के जो पोल्यूशन है उसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो एक तो केमिकल एंड एफ्लुएंट्स। देखो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो वो क्या करता है, जितना भी कचरा है वो सब कहाँ जाता है, केमिकल एफ्लुएंट्स हैं जो वो सब कहाँ जाते हैं, वो सब नदियों में जाते हैं। ठीक है, उनका जो बहाव है वो पूरा नदियों में जाता है और नदियों को वो पोल्यूट करते हैं। तो एक तो मेन कारण हो गया केमिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो उधर जाते हैं। दूसरा हुआ आपका गार्बेज डंपिंग। भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जब वहाँ की, तो उनका कचरा भी निकलेगा, और जो कचरा निकलेगा वो है कहाँ फेंका जा रहा है, उसको नदियों में बहा जा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि गार्बेज डंपिंग एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द रिवर बैंक है ना, नदियों के किनारे जो भी है, एंड द रेकलेस डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ऐसा भी नहीं है कि ये वो वाला वेस्ट हो कि भाई खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक है, बोतल है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो इस प्लास्टिक हो गया जैसे कि है ना, जो कि वाटर पॉल्यूशन को एड ऑन कर देता है। तीसरे अगर फैक्टर की बात करते हैं तो वो है आपका हमारा जो देश है, हमारे देश में एक चलन है ना, कि हर एक घाट के पास एक धोबी घाट भी होता है। ठीक है, तो जो धोबी घाट होता है वहाँ पर कपड़े जितने तादाद में धोए जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट कैसा होता है, वो केमिकल होता है उसमें। ठीक है, फाइनली कहाँ पे जा रहा है वो भी नदियों में मिल रहा है। तो इससे क्या है कि नदियों की जो लाइफ है वो घट रही है ना, और वहाँ पे क्या कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो श्रिंक कर जाती है, नाले जैसा बन जाती हैं फिर वो। ठीक है, उसके बाद क्रिमेशंस और लास्ट राइट्स, मतलब कहने का कि जब हमारे यहाँ पर क्या हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उसको, उसकी बॉडी को या तो नदियों में डंप किया जाता है ना, जल प्रवाह बोलते हैं जिसको, या तो फिर उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जो उसके जो अस्थियां बचती हैं उसको बाद में प्रवाह किया जाता है उसको। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल कहने का कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका भी जो वेस्ट है वो सारा कहाँ जाता है, वो सारा नदियों में ही जाता है। ठीक है, तो और हम तो बहुत बड़ी तादाद में रहने वाले लोग हैं, भारत एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से एक है। ठीक है, तो ये भी एक कारण देखा गया है कि क्रिमेशंस एंड लास्ट राइट्स। उसके अलावा सैंड ड्रैगिंग। देखिए हाई क्वालिटी सैंड्स है जो रिवर बेड्स के ऊपर इज नीडेड फॉर द इंडियाज ब्लूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए रेत चाहिए, ठीक है, बालू चाहिए होती है। तो बालू कहाँ से आती है, वो जो नदियों के पास है वो बालू वहाँ से निकाली जा रही है। ठीक
ठीक है। तो ये भी एक है कि वहाँ से हाई क्वालिटी की जो सैंड है उसको आप निकाल लेते हैं, तो उसका जो बहाव है वो इधर उधर फैलता है, और उसकी वजह से क्या है कि जो कैचमेंट एरिया एक तरह से वो भी कम हो रहा है, और दूसरा है जो आपका जो सैंड जब वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो वो अनइवन हो जाएगा, उसका जो बहाव है वो, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी सैंड है वो निकल जाए। दूसरा अनलाइसेंस्ड ड्रैगिंग जो है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे क्या है कि उसको साफ करने के लिए, कि उसमें लाइसेंस है नहीं, तो उसमें क्या है कि केरोसिन वगैरह का यूज़ करते हैं, डीजल फ्यूल का यूज़ करते हैं, जो कि आपका पोल्यूशन है, जो नदियों में पोल्यूशन है जो वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हुआ इसका। तो ये कुछ कारण है जो कि नदियों को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब देखो भाई, पॉल्यूशन की बात तो हो गई। अब इतना तो आपको पता है कि पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, होने दो पॉल्यूशन, है ना, तो उससे प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम्स हैं, देखिए वाटर पॉल्यूशन से ये सारे इम्पैक्ट्स हैं जो वो हो रहे हैं या हो सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके हेल्थ हजार्ड क्या है भाई। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख लोग हैं जो वो अपनी जिंदगी खो देते हैं हर साल, इवन एवरी ईयर, ड्यू टू द वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर। गंदे पानी को कंज्यूम करने के कारण 2 लाख लोग हैं जो वो अपनी जिंदगी हर साल खो रहे हैं, ऐसा नीति आयोग ने कहा। ठीक, इसके अलावा हेल्थ हजार्ड्स में क्या है कि एसोसिएट करते हैं विद इन्फेक्टेड वाटर रेंज, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी है जो है वाटर पॉल्यूशन से हो सकती है। और उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जैसे कि आपका कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी चीज़ें भी पानी के होती हैं। ठीक है, तो हेल्थ को ओवरऑल आपके बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इम्पैक्ट ऑन द फ्लोरा फौना पर, मतलब कि जो वहाँ पर लाइफ हो गई, मतलब कहने का कि एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो ये इस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। कैसा इम्पैक्ट हो रहा है कि देखिए, तो ये जो हमने अभी देखा कि जो पानी है, जो गंदा पानी है, ये कहाँ जा रहा है, ये रिवर्स में जा रहा है। अब रिवर में कौन रहता है, यहाँ पर तो लाइफ है ना, एक्वेटिक लाइफ भी तो एग्जिस्ट करती है ना, पेड़ पौधे भी हैं वहाँ पर और छोटे मतलब जीव जंतु भी हैं। ठीक है, तो वो जो लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। केमिकल इतना ज़्यादा होगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होता है, एक तो वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, मतलब ख़त्म होने लगती है उनकी प्रजाति, या वो मूव करने लगे हैं, जैसे कि आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, ये मूव करने लगते हैं। इसके अलावा वहाँ पर इसमें देखिए आपका ये जो कंटेमिनेशन है वो थ्रेटन कर रहा है किसको, बायोस्फीयर एंड द नेचर कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, तो जितना भी ये बायोस्फीयर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा नेचुरल कंजर्वेशन एरिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जितने भी ये जीव जंतु है, फ्लोरा फौना पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो एक हुआ आपका हेल्थ हजार्ड, दूसरा आपने देखा कि फ्लोरा फौना पर बुरा असर है, तीसरा आपने देखा कि भाई एग्रीकल्चर और जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी बुरा असर है, और चौथा है कि लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड द एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। देखो एग्रीकल्चर में किस तरह से होगा कि देखो, जब एग्रीकल्चर में इस तरह से एडवर्स इम्पैक्ट होता है कि जो आपका केमिकल है, केमिकल वाला पानी है, जब वो उस जगह पे पहुंचेगा, पॉल्यूटेड रिवर से जब वो पानी वहाँ पे पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा कि बीज को बोने नहीं देगा। ठीक है, सही से बीज वहाँ पे बो नहीं पाएंगे, जितने आपने बीज चाहते हैं, जितना वहाँ पर चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, जितने वहाँ पर ग्रोथ होनी चाहिए, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, और फिर उसकी वजह से क्या है कि वो हाफ हो जाता है या कम हो जाता है काफ़ी, है ना, तो सीड जर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है एक। दूसरी चीज देखिए, फिश फ्रॉम द पॉल्यूटेड रिवर इज फाउंड टू बी हाई इन जो फिश है। ठीक है, अब पॉल्यूटेड रिवर वाली जो फिश है उसमें क्या चीज ज्यादा मिलेगी, उसमें आपका मरकरी, लेड, कैडमियम, ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी। और खाता कौन है इनको, आदमी, तो ये कहाँ पहुंचेंगी, आदमी। ये पॉइंट पढ़ते ही एक चीज आ रही है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे ये चीज़ की चाहिए तो फिर मैं ये टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि रिवर फिश है, जो फिश आप खाएंगे तो फिश कहाँ जाएगी, आपके पास जाएगी। तो ये मरकरी, लेड और कैडमियम जैसे जो आपके मतलब जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा फिश कंटेमिनेटेड विद सेल्मोना, ये आपके कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि ह्यूमन फीकस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वो है जो वो आपके अंदर जा रहे हैं और जिसकी वजह से ह्यूज हेल्थ हजार्ड्स है जो
वो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भाई फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई और आपकी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हो गई। एग्रीकल्चर आपने समझ ही लिया, है ना। और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भाई, जब कम जितना चाहते थे बीज बोना उतना वो हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो केमिकल वाला है। ठीक है, वो उसी रिवर से आया है, तो उससे क्या होगा कि जर्मिनेशन उतना नहीं हुआ, तो खाना मतलब वो जो ग्रोथ है उसकी एग्रीकल्चर की कम होगी, ग्रोथ कम होगी, तो उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके अलावा लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड द एक्सपोर्ट रेवेन्यू। कहने का मतलब जो फिशरमैन्स और फिश फार्म्स हैं दैट वंस फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ वेरियस रिवर्स। ठीक है, तो बहुत सारी जो नदियां थी उनके पास आपके जो फिशरमैन्स और जो फिश फार्म्स वगैरह जो थे वहाँ पर ये लोग बड़े एफ्लुएंट हुआ करते थे, बड़े फ्लोरिश हो रहे थे। अभी आजकल क्या स्थिति है कि उनके खाने की भी प्रॉब्लम है। अभी तो उतना ही हो जाए कि जितना उनका जो है वो खाने के लिए कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा रिवर वाटर पॉल्यूशन हैज़ कॉज्ड दिस वेराइटीज़ ऑफ प्राइज्ड फिश। ठीक है, कौन रिवर वाटर पोल्यूशन से क्या हुआ है कि वैरायटीज ऑफ प्राइज्ड फिश, लाइक जैसे कि आपकी हिल्सा, रोहू, कटला। ठीक है, जैसे ये नाम आए ना तो आपको सचेत हो जाना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये क्या है। ठीक है, यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिल्सा, रोहू और कटला ये क्या है। ठीक है, ये फिश की वैरायटीज हैं। और प्रॉन्स फ्रॉम द इंडियन रिवर टू गेट कंटेमिनेटेड विद डिसीज कॉज्ड माइक्रोब्स एंड द केमिकल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, फ्लोरा फौना में प्रॉब्लम हो रही है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है, और लाइफ ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ठीक है, इतनी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो। एक्सपोर्ट रेवेन्यू में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी जब फिश ही नहीं होगी, जब ऐसी जो महंगी फिश थी रोहू, कटला जैसी, ये सब अब जब होंगी नहीं तो आप दोगे क्या, एक्सपोर्ट क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स हुई। इसके अलावा हम कुछ मेजर्स देख लेते हैं टू क्लीन द रिवर। ठीक है, नदी को साफ करने के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। रिड्यूसिंग द एफ्लुएंट कॉन्सेंट्रेशन है जो है ना ऑफ वेस्ट। भाई जो वेस्ट आपने इकट्ठा किया है ना उसको क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन होने से, मतलब एक जगह पे उसको इकट्ठा होने से और फिर उसके बाद वो नदियों में जाए, उससे पहले उसका क्या ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये एक होगी। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देखिए सेकंड पॉइंट है भी यहाँ पर, है ना, वेस्ट वाटर का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद वो वहां पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल इन प्लांट प्रोसेस कंट्रोल। भाई इंडस्ट्री से जो वेस्ट जाए उस पर तो कुछ नियम कायदे होने चाहिए, क्योंकि वो इतना खतरनाक केमिकल्स के साथ होता है जो वेस्ट वाटर वहां पहुंचता है कि वो मतलब पूरे फ्लोरा फौना को तबाह कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल इम्प्लांट्स हैं जो उन पर कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत है। स्टॉप थ्रोइंग फ्लावर्स, प्लास्टिक आइडल्स, मतलब कि जो आप मूर्ति है उसका विसर्जन करते हैं, फूल हैं जो वो पानी में डालते हैं, उसके बाद प्लास्टिक भी डाल देते हैं, क्योंकि पन्नी में फूल लिए और पूरा डाला और लास्ट में पन्नी भी फेंक दी, है ना। ये आपने देखा होगा, कॉमन सी चीज़ है बहुत, है ना। तो ये होता है, डायरेक्टली रिवर में डालते हैं। इससे क्या होता है, एक आदमी तो ऐसा कर नहीं रहा है, लाखों की संख्या में ये सब हो रहा है। तो क्योंकि लाखों की संख्या में हो रहा है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उससे। ठीक है, उसके अलावा वाटर हायासिंथ एंड अदर एक्वेटिक वीड्स, ठीक है, जो खरपतवार है उसका है जो वहाँ पर उसको ऑर्गेनिकली जो है वो ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ आपके मेजर्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट मोर कैन बी डन। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी कैन कलेक्ट द हाउस होल्ड गार्बेज डेली। एक तो वो डेली आए और कलेक्ट करें। ठीक है, इस पर जनता की अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भाई म्यूनिसिपैलिटी वाला आए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो आया तो उसको ही देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है निकल गया हम कहीं और फेंक देंगे, है ना, कोई नहीं देख रहा वहाँ पर डाल दिए। ये चीज़ पर थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है और म्यूनिसिपैलिटी को है जो वो रेगुलराइज होने की ज़रूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन मेक बाईपास चैनल्स टू द आइडल इमर्सन। देखिए, जो मूर्ति का विसर्जन होता है उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ बाईपास चैनल्स बनाने पड़ेंगे, कि कुछ ऐसी जगह पे जिसको वहाँ विसर्जित जो इस जगह पे हो कि उसके बाद वो पानी है जो वो फाइनली उसमें रिवर में जाएगा, तो लोगों की आस्था है जो उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो पोल्यूशन वाला पार्ट है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इससे। क्यों, क्योंकि वो पानी फिर बाद में ट्रीटमेंट करके फिर वापस नदी में जाएगा, तो फाइनली विसर्जन तो हो ही गया ना। तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती। उसके अलावा द फ्लावर्स ऑफ द टेम्पल्स कैन बी रीयूज्ड इन द इंसेंस स्टिक, मतलब जो धूप बत्ती होती है, धूप बत्ती में फ्लावर्स वगैरह है उसकी स्टिक है जो वो यूज़ की जा सकती है, तो उनका रीयूज़ किया जाना चाहिए।
उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि भाई लॉज, जब तक नियम कायदे कानून नहीं बनेंगे सरकार की तरफ से, तब तक क्या है कि जागरूकता भी उतनी ज़्यादा क्या है कि फोकस्ड वे में नहीं आ पाती है ना। अब मैं बोल दिया, मान लिया किसी ने उस 2 दिन ध्यान रखा, लेकिन उससे जब तक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे इस चीज़ पर, तब तक इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं कि भाई 80 के बारे में तो देख लिया, उसके अलावा और भी तो हैं ऐसी नदियां जिनके साथ पोल्यूशन मतलब यही वाली प्रॉब्लम सिमिलर कंडीशंस में है। जो कौन सी हैं वो, यमुना हो गई, साबरमती हो गई, सुवर्णरेखा हो गई, तुंगभद्रा हो गई। ठीक है, ये 4 नदियां हैं यहाँ पर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, हाँ ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट है जो किसका है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। याद रखना नाम, डायरेक्ट पूछते हैं इस मिनिस्ट्री का नाम। ठीक है, यूपीएससी में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्टेट तो पूछ ही सकता है डायरेक्ट, है ना। ये किसका है, रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। इन्होंने प्रपोज किया रिजुवनेशन ऑफ 13 मेजर नदियां का, जिसमें कौन कौन सी नदियां, एक तो हिमालय वाली, हिमालय से जो ओरिजिनेट होंगी, है ना, यमुना हो गई, गंगा हो गई, ये वाली। उसके अलावा पेनिनसुलर रिवर नीचे वाली, और उसके अलावा इनलैंड रिवर भी उसमें शामिल है, जैसे कि लूनी। इनलैंड रिवर का मतलब हुआ कि ऐसी नदी जो कि फाइनली जाके ओशियन में नहीं मिली, किसी भी समुद्र से नहीं मिली, और वो वहीं पे खत्म हो गई बीच में ही। ठीक है, जैसे कि लूनी हो गई आपकी। तो ये हो गया आपका, ये तीनों इसमें कवर है। इसके अलावा इट विल बी फंडेड बाय नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सब लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है ये किसने बनाई है, ये बनाई है इंडियन काउंसिल। अब ये तो इतना तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि फंड इसको कौन कर रहा है, ये किस मिनिस्ट्री की है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसमें कौन कौन सी नदियों को शामिल किया गया है, तो तीनों तरह की हैं, हिमालयन वाली भी, पेनिनसुलर वाली भी और इनलैंड वाली भी। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो वो इम्प्लीमेंटेड बाई, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, ऑल्सो नोन एज द नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, तो ये एक फैक्ट और है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि रिवर पोल्यूशन के कारण क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, और कौन कौन सी रिवर्स हैं जो ये संकट है जो वो झेल रही हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, या ये देखिए ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, दोनों ही आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ठीक, इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, किसके लिए है, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। ठीक, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, फटाफट बताइए इसका आंसर। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। देखो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मैंने बोला था शुरुआत में हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चन देखिए कैसे। अब क्योंकि ये एक मतलब मेन ट्रिब्यूटरीज में नहीं है, हमेशा आप नहीं सुनते गंगा और यमुना की जब आप ट्रिब्यूटरीज याद करते हैं या पढ़ते हैं तो कभी आप 80 याद नहीं करते, है ना। तो जब इस तरह की नदी आती है तो वो नदियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से इंपॉर्टेंस रखती हैं अपनी। ठीक है, और छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, पुनपुन, गंडक, गर्रा। ठीक है, ये तीनों ही आपको बताना है, इन सब के ओरिजिन पॉइंट कहाँ है और ये कहाँ पर है जो वो मेन नदी से मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और इसके आंसर बताने हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेंस में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट आवर रिवर्स फ्रॉम डिग्रेडेशन। खराब जो रिवर्स डिग्रेड हो रही हैं उनको डिग्रेड होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन इन इंडियन रिवर। भारत की जो नदियां हैं उनमें जो पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं और उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये आपको सोचना है और फिर इसको लिखना है। देखो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए,
पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है एक ब्लैंक पेज में। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है, उसके बाद उस पर रिसर्च करनी है पहले, ठीक है। पहले ढूंढ लीजिए जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। सारा कुछ पढ़ने के बाद सब बंद कर दीजिए और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और उस ब्लैंक पेपर पे पॉइंट फॉर्म में कुछ लिखते चले जाइए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब लिखते चले जाइए, ठीक है, रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड हो। जब वो लिख जाए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें एक बार आ जाएं, फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए और उन पॉइंट्स को जो आपने लिखे हैं उनमें आप टिक करिए कि ये इस क्वेश्चन के साथ फिट बैठ रहा है, ठीक है। और फिर जब वो आप कर लें, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग प्रॉपर लिखना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में एक एक्सरसाइज है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई दिक्कत देगी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये सब शॉर्टकट हो जाएगा। ये सब क्या बच जाएंगे आप इससे। ये सब जो पॉइंट्स आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोच के लिख रहे हैं, ये धीमे धीमे क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस और ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आने लगेंगे और आप डायरेक्ट आंसर शुरू कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये आप लिखने की कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे om.narayan@studiiq.com पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ पर आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर मुझे पर्सनली कुछ मैसेज वगैरह आप करना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी 007 है, ये मेरा टेलीग्राम का ही लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। जल्दी मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।